नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि बीए के 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यानी आज का वीडियो जो है ये नवीनतम मॉडल पेपर को लेकर के है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। यानी 2024 और 25 में जो परीक्षाएं होंगी, यानी नवंबर दिसंबर में जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं जनवरी में बीए की 5th सेमेस्टर की। इसके अलावा जो आपकी 2025 में होंगी नवंबर दिसंबर में या 26 में होंगी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चूँकि सिलेबस आपका यही रहेगा। हिंदी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें आपको हिंदी आलोचना के बारे में और हिंदी काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना आपके पेपर का नाम है। अब साहित्य शास्त्र की अगर बात की जाए तो साहित्य शास्त्र को ही आप काव्य शास्त्र भी कहते हैं। साहित्य शास्त्र यहाँ पर इसलिए कहा गया चूँकि काव्य शास्त्र और जो गद्य शास्त्र दोनों को मिला लें तो साहित्य बनता है। साहित्य के दो पहलू होते हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। तो केवल काव्य शास्त्र संस्कृत में कहना उचित होता है। हिंदी में अगर उसको कहें तो उसी को आप कह सकते हैं कि साहित्य शास्त्र, ठीक है। चूँकि साहित्य में भी एक प्रकार से, यानी गद्य में भी एक प्रकार से कुछ साहित्य के नियमों का या जो कुछ भी नियम कायदे होते हैं उनका प्रयोग होता है। रस छंद अलंकार भले ही ना होते हों, लेकिन उसमें भी वाक्पटुता और भाषा शैली और भाषा का परिमार्जन पारिष्करण, ये सब तमाम प्रकार के मुद्दे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों को भी हमको समझना है। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले जो पिछले वर्ष कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी मैंने रखा है, और जो अब की बार पूछे जा सकते हैं उनको भी रखा है। तो अब की बार आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीए में अगर आप हैं 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। पहला पेपर जो है उसमें आपको हिंदी आलोचना और साहित्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, और जो आपका सेकंड पेपर है हिंदी का उसमें आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है, जिसमें 7-8 चैप्टर मैं पढ़ा चुका था। जो आपका हिंदी का राष्ट्रीय काव्य में जो रचनाएं हैं खास करके राष्ट्रीय काव्य धारा से रिलेटेड, उनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और आज आपका 15 अगस्त भी है, तो सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यानी कुल मिलाकर के देश प्रेम या स्वदेश प्रेम की बात की जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदयपि गरीयसी ही, ठीक है। जननी और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर के बताई गई हैं। अर्थात जननी माने होता है हमारी माता, और जन्मभूमि मतलब होता है हमारी जो धरती माँ है वो, ठीक है। तो दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो उसी एक प्रकार से माटी पर जब विदेशी कुछ लोगों ने एक प्रकार से हथकंडा कायम कर रखा था, भारत पर कब्जा कर रखा था, उनको एक प्रकार से यहाँ से खदेड़ा गया। 1947 में 15 अगस्त के दिन एक प्रकार से अपना भारत देश आज़ाद हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। 1950 में जब लागू हो गया संविधान अपना 26 जनवरी की डेट को, इस तरीके से भारतीय संविधान जो है वो 1950 में लागू हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उसको बनने में लगे थे, ठीक है। 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन आज जो है स्वतंत्रता आपका दिवस है, यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन यहाँ एक प्रकार से यहाँ भारत जो स्वतंत्र हो चुका था। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त की। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखिए कुछ अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो उसी पैटर्न पर एक प्रकार से मैं प्रश्नों को रख रहा हूँ। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो पहले कुछ अति लघु उत्तरीय को समझेंगे, फिर लघु उत्तरीय को, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताइए। स्वच्छंदतावादी मतलब कि एक प्रकार से किसी भी बंधन में मुक्त, मतलब किसी भी बंधन में बंध करके कोई विचार ना देने वाले, या स्वच्छंद होकर के अपनी विचारधारा को रखने वाले, स्वच्छंद होकर के, यानी काव्य रूढ़ियों, काव्य की जो एक प्रकार से एक परंपरा चली आ रही थी प्राचीन काल से, उस परंपरा से इतर इन लोगों ने विचार अपने दिए। तो पाश्चात्य माने पश्चिम के जो देश हैं, उनके देश के जो विद्वान हैं, पश्चिम देशों के विद्वानों में स्वच्छंदतावाद जो एक अवधारणा चली, एक विचारधारा चली, उस विचारधारा में कॉलरिज का नाम आता है। कॉलरिज बड़े फेमस विद्वान हैं। शेली का नाम आता है और कीट्स का नाम आता है। ये 3 विद्वान हैं जो स्वच्छंदतावादी विचारधारा को फॉलो करते थे। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखिएगा। स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों में कौन से 3 नाम हैं? कॉलरिज, शेली और कीट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किन्हीं 2 प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम बताइए। मार्क्सवादी आलोचक जो हैं
वो एक प्रकार से कौन है भाई? मार्क्सवाद। मार्क्स एक व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बेसिकली वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बेसिकली दो वर्गों की बात करते हैं समाज में, ठीक है। और समाज में वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग होता है पूंजीपति जो अमीर वर्ग है, और दूसरा वर्ग होता है जो गरीब वर्ग होता है, सरभारा वर्ग, मजदूर वर्ग, ठीक है। यानी कि हमेशा इन्होंने कहा कि समाज में खाई होती है अमीरी और गरीबी की, और यह खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है। ये बात इन्होंने बताई, ठीक है। तो वो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, वैज्ञानिक समाजवाद की जो बात करते हैं, उसी विचारधारा को एक प्रकार से पूरे संसार में कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद चला। मार्क्सवाद का प्रभाव ना केवल समाज पर पड़ा बल्कि साहित्य पर भी आप देखेंगे, दुनिया के बड़े बड़े लिटरेचर तक एक प्रकार से इसकी पहुँच बनी। यानी कि मार्क्सवाद अगर एक शब्दों में कहें तो ये एक प्रकार से एक व्यापक अवधारणा के रूप में एक प्रकार से पूरे संसार में उभरी। हर एक साहित्य में, हर एक समाज में इसका प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि राजनीति में भी इसका प्रभाव अपना है मार्क्सवाद का। देखें, इनमें मार्क्सवादी जो आलोचक हैं भारत में एक प्रकार से जो मार्क्सवाद की विचारधारा को या वैज्ञानिक समाजवाद की जो बात करने वाले विचारक हैं, जो गरीबों की बात करने वाले विचारक हैं, मार्क्सवाद में क्या होता है, केवल हिंदू धर्म की कुछ बुराई करते हैं लोग। आजकल जो भारतीय ट्रेंड है मार्क्सवाद का कि हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें उनकी बुराई करो, एक मतलब भगवान पर टीका टिप्पणी करो ताकि हम फेमस हो जाएं। ये मार्क्सवाद की एक नई परिभाषा भारतीय लोगों ने गढ़ रखी है। लेकिन मार्क्सवाद केवल भारतीयता तक ही सीमित नहीं है, मार्क्सवाद एक वैश्विक अवधारणा है और विश्व के अलग अलग देशों में मार्क्सवाद की परिभाषा अलग अलग होती बदलती रहती है। मतलब कि अलग अलग देशों में आप जाएंगे तो मार्क्सवाद के अलग पैटर्न होंगे। जैसे रामविलास शर्मा का मार्क्सवाद अगर आप देखेंगे, हिंदी के बड़े आलोचकों में से नाम आता है रामविलास शर्मा का। तो रामविलास शर्मा जी की अगर बात की जाए तो रामविलास शर्मा हिंदी के एक प्रकार से ऐसे आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक होने के साथ साथ वो भारतीयता के पुट को अपने में समाये हुए हैं, यानी भारतीय मार्क्सवाद बोल सकते हैं उनको। बाकी डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, ये सब ऐसे हैं जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद के बाद, उत्तर माने होता है बाद में, संरचनावाद एक विचारधारा है। तो संरचनावाद के बाद की जो विचारधारा है, इसका जन्म कब कहाँ हुआ था? तो संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद का जो विकास हुआ ये फ्रांस में हुआ। उत्तर संरचनावाद का विकास कहाँ हुआ भैया? फ्रांस में इसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर क्वेश्चन से फटाफट से आप देखेंगे, औचित्य के प्रमुख भेद कितने हैं, नामोल्लेख कीजिए। औचित्य एक प्रकार से देखें, वक्रोक्ति संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, रस संप्रदाय है। कुल मिलाकर के आपके 6 संप्रदाय हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से 6? संस्कृत में 6 संप्रदाय हैं, यानी भारतीय साहित्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, ठीक है। और दूसरा संप्रदाय है आपका जो है क्या बोलते हैं, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, रस अलंकार संप्रदाय। तीसरा है आपका रीति संप्रदाय, ठीक है। चौथा संप्रदाय आपका है औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ठीक है, औचित्य संप्रदाय। और इसके अलावा औचित्य के बाद में आपका जो औचित्य के बाद में है वो अगला है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। वक्रोक्ति के बाद में जो अगला संप्रदाय आपका है वो है ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय। देखिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता हैं आनंदवर्धन। औचित्य और एक प्रकार से वक्रोक्ति, ये दोनों में थोड़ा सा मुझे डाउट अभी है, क्योंकि क्षेमेंद्र, ठीक है, और एक नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हालांकि इनको अभी छोड़ दें। रस छंद मतलब कि रस जो संप्रदाय है इसके प्रणेता हैं भरत मुनि जी, ठीक है। भरत मुनि की अगर बात की है तो भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, बड़ी फेमस है, ठीक है, भरत मुनि की रचना। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है, रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। ऐसे ही रीति संप्रदाय की अगर बात की जाए तो रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? बामन। बामन नाम के एक ऋषि हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं। उन्होंने रीति को एक प्रकार से काव्य की आत्मा को कहा कि भाई रीति काव्य की आत्मा होती है, ठीक है। औचित्य मेरे हिसाब से क्षेमेंद्र या फिर एक प्रकार से वक्रोक्ति क्षेमेंद्र ऐसे कुछ है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है। जहाँ तक एक प्रकार से मैं 1 मिनट रुकेंगे, मैं देख करके आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप एक प्रकार से संशय में ना रहें, कोई समस्या आपको ना हो बाद में, नहीं तो आप सोचेंगे कि गुरुदेव ने नहीं बताया हमको। क्लियर? चले चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट प्लीज़ वेट अ मोमेंट, क्योंकि इंतज़ार का फल जो होता है महोदय वो मीठा होता है। संस्कृत की पुस्तक दिखा करके आपको, संस्कृत काव्यशास्त्र की अगर बात की जाए तो संस्कृत काव्यशास्त्र जो है लगभग 1500 वर्षों का एक प्रकार से एक इतिहास रहा है। इसमें अगर बात करें हम संस्कृत काव्यशास्त्र में
तो इसमें कई सारे विद्वान हैं, जैसे रस संप्रदाय मैंने आपको बताया भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय तो छूट ही गया था। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य भामह। ठीक है, आचार्य भामह। भामह नाम के एक विद्वान हैं, आचार्य हैं। उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा बनाया। रीति को एक प्रकार से बामन नाम के एक विद्वान है, बामन, उन्होंने एक प्रकार से काव्य की आत्मा कहा। औचित्य की अगर बात की जाए तो औचित्य संप्रदाय जो है वो, हाँ मैंने बताया था नहीं था, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र नाम के एक ऋषि हैं, आचार्य क्षेमेंद्र, उन्होंने औचित्य संप्रदाय का प्रणयन किया। इसके अलावा जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं कुंतक। कुंतक नाम के एक आचार्य थे, आचार्य कुंतक, उन्होंने एक प्रकार से, कुंतक नाम के आचार्य ने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रणेता किया। और ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता हैं आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन। ऐसे याद रखेंगे कि आनंद से ध्वनि, ध्वनि से आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे ध्वनि संगीत में होती है, तो ऐसे आप ध्यान रखें कि ध्वनि संगीत और संगीत सुनने से क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता हैं। तो इस तरीके से 6 संप्रदाय हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आचार्य भामा की पुस्तक है काव्य अलंकार, ऐसे ही काव्यादर्श दंडी की पुस्तक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति बामन की पुस्तक है। ये सारी चीज़ें पुस्तकें जो हैं अपने अपने हिसाब से चीज़ें ठीक ठाक मात्रा में, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये संप्रदाय कुछ हैं, यही काव्य शास्त्र है। इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया कि काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब क्या होते हैं, और यही सब आपको साहित्य शास्त्र में पढ़ना होता है। ठीक है, भारतीय साहित्य शास्त्र और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो आलोचनाएं हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो औचित्य संप्रदाय जो है, जिसके प्रणेता कौन है, औचित्य के क्षेमेंद्र महोदय। तो क्षेमेंद्र महोदय औचित्य संप्रदाय के प्रणेता, तो उन्होंने औचित्य के प्रमुख भेद यानी औचित्य के कितने प्रकार बताए हैं। तो औचित्य कई प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा औचित्य के भेद इस प्रकार है, क्षेमेंद्र कहते हैं जैसे औचित्य कई प्रकार के होते हैं। पहला है पद, पद भी औचित्य का एक भेद है। पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष, इन सभी के औचित्य संयोजन रूप। ठीक है, ये एक प्रकार से औचित्य के भेद हैं। वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त में से अनेक भेद प्रासंगिक हो गए हैं, मतलब कि वर्तमान में कुछ ऐसे भेद इनमें से हैं जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, अप्रासंगिक हैं, या एक प्रकार से वो सूटेबल नहीं है वर्तमान के परिदृश्य के हिसाब से, इसीलिए उनको नेगलेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो औचित्य के कुछ ये भेद हैं। औचित्य के भेद पूछे तो याद रखेंगे, इनमें से कुछ ही भेद अगर आप लिख देंगे, पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, ठीक है, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, यही सब एक प्रकार से औचित्य होता है। तो इसी को एक प्रकार से क्षेमेंद्र कहते हैं, यही सब एक प्रकार से काव्य की आत्मा होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है भैया अति लघु उत्तरीय का, 2 मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का नाम लिखिए। मनोविश्लेषणवादी चिंतक की अगर बात की, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत बेसिकली पाश्चात्य विचारकों का है। पाश्चात्य विचारक थे, एक उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं का सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद में 3 प्रकार के मन की बात करी, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड माने अहम, ईड माने इदम, ईगो माने अहम, और सुपर ईगो माने पर अहम, यानी अहम, इदम, अहम और पराहम की बात करी। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं। इन्होंने चेतन, अचेतन और अवचेतन की बात किया। तो मनोविश्लेषणवाद से चिंतकों में सिगमंड फ्रायड इसके प्रणेता हैं, और जो है युंग महोदय भी एक प्रकार से इसके प्रणेता रहे हैं। क्लियर, कार्ल जुंग इनका पूरा नाम है। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, काव्य के हेतु। अच्छा, सिगमंड फ्रायड का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है, यानी मनोविश्लेषणवाद इसलिए आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा नहीं। सिगमंड फ्रायड नाम के व्यक्ति का जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, इसका प्रभाव अज्ञे पर है, जैनेन्द्र पर है। अज्ञे और जैनेन्द्र आप देखते हैं मनोविश्लेषक कहानियाँ लिखते हैं, मनोविश्लेषण से प्रभावित हैं अज्ञे। यानी प्रयोगवाद पर आप देखेंगे, प्रयोगवाद के अधिकतर कवियों पर सिगमंड फ्रायड का प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। सफल काव्य रचना के लिए, अगर किसी रचना को या किसी काव्य रचना को सफल होना है या उसको रचना अच्छी होनी है, तो उसके लिए प्रतिभा एक अनिवार्य तत्व होता है। प्रतिभा मतलब क्या होती है, आपके अंदर एक प्रकार से प्रतिभा होती है, किसी चीज़ को करने की लगन होती है। ठीक है, तो प्रेरक यानी मोटिवेटर तत्व के रूप में, मोटिवेटर एलिमेंट के रूप में काम करती है प्रतिभा किसी काव्य को सफल बनाने में। ठीक है, इसी मोटिवेटर एलिमेंट यानी इसी प्रेरक तत्व को
कारण या हेतु कहा जाता है। जो काव्य हेतु होते हैं, एक हेतु मतलब एक प्रकार से जो काव्य करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, ऐसे तत्व जो काव्य को लिखने के लिए आपको प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो, वही एक प्रकार से क्या होते हैं, काव्य हेतु होते हैं। और काव्य प्रतिभा होती है कि काव्य कैसे आप करेंगे, आपके अंदर प्रतिभा पहले से होती है या आपके अंदर इतना एक प्रकार से टैलेंट है जो एक प्रकार से आप उसको शब्दों में बयां कर पाते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद भी बताए हैं काव्य हेतु के। ठीक है, जैसे दंडी की अगर बात की जाए, आचार दंडी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा एक प्रतिभा 3 प्रकार की होती है। एक होती है नैसर्गिक प्रतिभा जो कि प्राकृतिक होती, पहले से किसी व्यक्ति को मिली हुई होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। दूसरी होती निर्मल शास्त्र ज्ञान, ठीक है। और तीसरी होती अमंद अभ्यास, यानी लगातार अभ्यास करो तो। और एक होता है कि आप शास्त्र ज्ञान को पढ़ करके आपके पास प्रतिभा है, और एक होती है आपके अंदर पहले से प्रतिभा है। तो इस तरीके से प्रतिभा 3 प्रकार की होती है, आचार दंडी कहते हैं। तब तक रुद्रट महोदय आते हैं और कुंतक। आचार्य रुद्रट और कुंतक ये भी संस्कृत के ही आचार्य हैं, संस्कृत के ही विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि जो हेतु होता है, ठीक है, काव्य हेतु जो होता है या एक प्रकार से जो प्रतिभा होती है 3 प्रकार की प्रतिभा, पहली तो शक्ति, दूसरी व्युत्पत्ति और तीसरी अभ्यास, ये 3 प्रकार की प्रतिभा होती है। इसके बाद में बामन नाम के एक विद्वान है जिन्होंने रीति संप्रदाय का प्रणयन किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा 3 प्रकार की होती है। पहला है लोक व्यवहार ज्ञान के द्वारा लोग प्रतिभा उनके अंदर होता है कि भाई वो करेंगे, विद्या अंदर और प्रकीर्णता होती है। इस तरीके से प्रतिभा के कई भेद होते हैं, प्रतिभा के कई प्रकार होते हैं। तो ये रही भैया काव्य हेतु के बारे में चीज़ें मैंने बताई। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका जो है 8वां 9वां नंबर क्वेश्चन है। मन के 3 स्तर कौन कौन से? मन के 3 स्तर, सिगमंड फ्रायड मैंने आपको बताया था मन के 3 स्तर बताते हैं, जो चेतन मन, पहला चेतन मन, दूसरा अचेतन और तीसरा अर्धचेतन या अवचेतन। इस तरीके से ये एक प्रकार से अचेतन, ठीक है, चेतन मन, अचेतन और अर्धचेतन, इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात भी यही करते हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक है, चेतन मन क्या होता है? चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है, यानी कि जिस समय ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चेतन अवस्था में मैं हूँ। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, तो इस दौरान हमारी जो एक प्रकार से स्थिति है वो चेतन मन की है। दूसरा मन होता है अचेतन मन, आ माने नहीं, यानी चेतना में नहीं होना। अचेतन मन उसे कहते हैं जहां अहम या अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो पाती तथा तब भावनाएं कुंठित हो जाती हैं किसी व्यक्ति की और इस स्तर में एकत्रित हो जाती हैं, वो होता है अचेतन मन, मतलब कि चेतनावस्था में नहीं, जैसे आप सो रहे होते हैं ऐसी स्थिति। ठीक है, इसके बाद में एक होता है अर्धचेतन अवस्था, या बेहोश हो जाए उसमें तब। अर्धचेतन अवस्था क्या होता है कि यह चेतन का ही एक रूप होता है, इसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं एवं मनोविकार दबे रहते हैं। यह एक ऐसा मन है जिसमें चीज़ें याद करने से नहीं याद आती हैं, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज़ याद आ जाती है। जैसे कि आप परीक्षा में बैठते हैं, आप कोई चीज़ पढ़ करके गए हैं और आपको याद नहीं आ रहा है और आप उसको पता है, आपको पता है कि भाई ये तो अभी आज ही पढ़ा था, इसको याद ही है, ये तो अभी, मतलब जो चीज़ें आपको ये लगता है कि कल तक याद थी, अभी तक याद थी, तुरंत उसके अंदर भूल गए, फिर वही चीज़ आप याद करें। जैसे कभी कभी कोई बात कहते कहते आप अचानक से वो बात भूल जाते हैं, कोई बात कट जाती है तो फिर भूल जाते हैं, हाँ मैं क्या कह रहा था, ऐसे बोलते हैं। या कभी कभी मैं ही पढ़ा रहा था, हाँ भाई मैं कहाँ पहुँचा था, ऐसे पूछता हूँ। तो वो होता है अर्धचेतन, थोड़ा थोड़ा एक प्रकार चेतनावस्था, थोड़ा थोड़ा मतलब कि अचेतनावस्था। ठीक है, वो 3 प्रकार के मन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मार्क्सवादी साहित्य। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, मार्क्सवादी साहित्य की मुख्य स्थापनाएं बताइए। देखिए कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ये 2 बड़े विद्वान हैं और दोनों दोस्त थे आपस में। कार्ल एंजिल्स और कार्ल मार्क्स ये दोनों एक प्रकार से दोस्त हैं, इन दोनों मतलब दोस्त हैं, मित्र हैं, एक साथ मिल करके अनेक विषयों पर इन्होंने लिखा। लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में उनके साहित्य और कला संबंधी विचार एंजिल्स के और मार्क्स के एक साथ प्रकाशित हुए हैं। इनमें साहित्य से संबंधित मार्क्सवादी स्थापनाएं निम्नलिखित हैं। मार्क्सवाद की तमाम प्रकार की जो है साहित्य से संबंधित चीज़ें हैं जो मार्क्सवाद बताता है। पहली बात, साहित्य एवं कला एक ही विचारधारा का रूप है, ऐसा मार्क्सवाद कहता है। क्या कि साहित्य और कला यानी आर्ट और लिटरेचर जो होता है ये एक ही साहित्य के या एक ही विचारधारा के रूप है। दूसरी बात, मार्क्सवाद ये कहता है कि समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से साहित्य
और कलाएं जो होती उत्पन्न होती हैं और उसी पर स्थित और आधारित होती। किस पर? आर्थिक और भौतिक जीवन से साहित्य और कला उत्पन्न होती है मनुष्य के या समाज के। समाज का जो आर्थिक और भौतिक जीवन या भौतिक पक्ष होता है या जो आर्थिक पक्ष होता है, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल जो एक प्रकार से लाइफ होती है, उसी से साहित्य और कला उत्पन्न होती है और उसी पर स्थित और आधारित होती है जो साहित्य होता है या समाज होता है। ठीक है। इसके अलावा कभी साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ता है तो कभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और कला पर पड़ता है। यानी कि साहित्य यानी लिटरेचर और आर्ट, इन दोनों पर परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ता है और परिस्थितियां एक प्रकार से जो है साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर और परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और कला पर दोनों पर पड़ता है। एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित का संबंध है। ठीक है। जब अगला पॉइंट ये है कि जब आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होता है तो साहित्य, कला और विचारधारा के अन्य रूपों में उसी तेजी के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जब भी आर्थिक और भौतिक धरातल में परिवर्तन होगा, क्योंकि आर्थिक और भौतिक धरातल बेसिकली समाज के दो पक्ष हैं, और जब समाज के इन दो पक्षों में परिवर्तन होगा, क्योंकि समाज ही साहित्य का दर्पण है, तो साहित्य रूपी एक प्रकार से जो व्यक्ति है वो समाज रूपी दर्पण देखेगा, जैसा उसको दिखेगा समाज में वैसा ही लिखेगा। यानी समाज में परिवर्तन के साथ साथ या समाज के आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य की दिशा और दशा दोनों में सिचुएशन में परिवर्तन होती है। इसके अलावा कला के उद्भव और विकास में श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्रम की बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करते हैं कार्ल मार्क्स और एंजल्स, क्योंकि उसके माध्यम से ही कला के निर्माण की शक्ति और क्षमता पैदा होती है। अगर व्यक्ति के अंदर श्रम करने की क्षमता नहीं होगी तो वो कला निर्माण और शक्ति और क्षमता का उसके अंदर विकास नहीं होगा कला को बनाने के लिए। ठीक है। छठी मान्यता कार्ल मार्क्स की ये रही है साहित्य को लेकर के, यह भी माना जाता है कि श्रम विभाजन के असंतुलित होने के कारण से कलात्मक प्रतिभा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। साम्यवादी समाज में विसंगतियां परिलक्षित नहीं होती हैं, इसलिए सभी लोग अन्य कार्यों में साथ साथ कलाकार भी होते रहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, अगर समाजवाद में मतलब समाजवादी विचारधारा ना हो तो ऐसे में कुछ ही लोग कलाकारी कर पाएंगे, सभी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी इनका मानना था। यानी एक प्रकार से ये राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब ये क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय में प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है। कार्ल मार्क्स वाला भी लघु उत्तरीय में लग सकते हैं। प्रश्न अगला, अरस्तु के द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? अनुकरण शब्द, देखिए अरस्तु के द्वारा प्रयोग किए गए अनुकरण शब्द के अर्थ को विभिन्न टीकाकारों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया। टीकाकार मतलब क्या होते हैं? जो उसकी व्याख्या करने के लिए आए थे, मतलब इनके अनुकरण शब्द के बारे में जो एक प्रकार से अलग अलग भाषा के लोग टीका लिखने आए थे, जो उस पर विश्लेषण करने आए थे, उन्हीं को टीकाकार कहते हैं। प्रोफेसर बूचर एक टीकाकार मान सकते हैं इनको। प्रोफेसर बूचर का मानना है कि अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त जो अनुकरण शब्द है, इसका अर्थ होता है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान करना। क्या? सादृश्य विधान के द्वारा जो मूल वस्तु है उसी का पुनराख्यान करना, उसी को दोबारा से बताना। जो चीज़ें हैं जो प्रकृति में व्याप्त है, उस प्रकृति में व्याप्त चीज़ों को एक प्रकार से बता देना, वही होता है अनुकरण। अनुकरण का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये एक प्रकार से बॉटल देखा, अब इस बॉटल को देखने के बाद में एक प्रकार से मैं इसके बारे में वर्णन कर दूं या इसी का नकल करके दूसरी बोतल बना दूं, तो अनुकरण का मतलब सीधा सीधा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे वीडियो देख करके कोई व्यक्ति दूसरा जा करके पढ़ा दे, तो ये अनुकरण होता है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रकृति को देख करके, प्रकृति को देखा, प्रकृति में चीज़ें हैं, उसी प्रकृति को देख करके उसी में लिख दिया प्रकृति में, तो प्रकृति के जो नज़ारे हैं उसी को लिख दिया, वही साहित्य हो जाता है, वही अनुकरण इसमें बताया गया। प्रोफेसर मुरे कहते हैं कि अनुकरण अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना होती है। अरस्तु ने कला के विषय में स्वयं कहा कि आर्ट इज़ द मतलब कि इमिटेशन ऑफ नेचर, मतलब कि कला प्रकृति की अनुकृति है। मतलब कला जो होती है या आर्ट जो होता है वो नेचर का एक प्रकार से नकल होता है, नेचर के बारे में लिखा जाता है, नेचर को ही लिखा जाता है कला में या साहित्य में। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप से ना हो करके उसके आंतरिक रूप जैसे काम, क्रोध, मनोविकार, इन सभी से भी एक प्रकार से प्रकृति का संबंध है। अरस्तु ने सामान्य नकल को नहीं बल्कि उसके साथ सृजनशीलता को महत्व दिया, यानी किस तरीके से प्रकृति का बखान आप किस तरीके से करते हैं, किन मुद्दों को देख करके करते हैं, इस पर फोकस किया। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन से आपका लघु उत्तरीय का, कॉलिंज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना, स्पष्ट कीजिए। कॉलिंज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। कॉलिंज के अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है
उत्तम बोध मतलब कि उत्तम माने अच्छा, बोध माने जानकारी। तो प्रतिभा का शरीर कौन होता है? अच्छी जानकारी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कॉलिंस एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया, इमेजिनेशन थियरी दी कि जो एक प्रकार से साहित्य होता है वो इमेजिनेशन पर आधारित होता है। जो जितना व्यक्ति एक प्रकार से इमेजिन करता है उसे उसे उसी तरीके का साहित्य वो लिख पाता है। ऊहा इसका मतलब कि वस्त्रावरण है। उत्तम बोध क्या है? प्रतिभा का शरीर कौन सा क्या है? उत्तम बोध है। ऊहा, ऊहात्मक मतलब एक प्रकार से, ऊहात्मक मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताना। ठीक है, तो ये उसका वस्त्र आवरण है। गति उसका क्या है? जीवन है। किसका जीवन है? का प्रतिभा का जीवन जो है, प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध, प्रतिभा का एक प्रकार से वस्त्रावरण, एक प्रकार से ऊहा उसका वस्त्रावरण है, गति जीवन है, और कल्पना जो है वो आत्मा होती है। किसी भी काव्य की आत्मा क्या होती है? कल्पना होती है, ऐसा कॉलिंस का मानना है। जो सर्वत्र और प्रत्येक में होती है और सबको समन्वित करके उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कौन? आत्मा रूपी कल्पना। ठीक है, कॉलिंस का कल्पना सिद्धांत जो है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, यानी पश्चिम के देशों के साहित्य का कल्पना सिद्धांत सैद्धांतिक आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। कल्पना का अंग्रेजी भाषा में अगर देखें अर्थ, तो कल्पना को अंग्रेजी में इमेजिनेशन बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ आप इमेजिन करते, कहते नहीं इमेजिन करो, जो चीज़ें नहीं भी हैं उसको भी आप सोच करके इमेजिन कर लें, वही इमेजिनेशन होता है। और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो है मतलब कि इमेजिनेशन से हुई है। इमेजिनेशन शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। फैंटेसी योजना पर कॉलिंस के कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणाएं मार्केट में या एक प्रकार से समाज में फैली हुई थी, विद्यमान थी। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था कि कल्पना वही कर सकता है जिसको भगवान ने दिव्य शक्ति दे रखी है, ऐसा पहले माना जाता था एक प्रकार से। लेकिन क्या हुआ, बाद में इसको एक प्रकार से जो दिव्य अलौकिक शक्ति पहले माना जाता था कि भाई ये किसी किसी में हो सकती है, कल्पना को एक ऐसी शक्ति के रूप में मानी जाती थी जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं थी, यानी इसको तर्क के आधार पर आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये किसी किसी में होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, भगवान जिसको चाहता है वही एक प्रकार से कल्पना या इमेजिन करके साहित्य लिख सकता है। यह भी माना जाता था पहले कि यह दिव्य है, कल्पना अलौकिक है, तर्कातीत शक्ति जन्म से ही मिलती है इसको किसी व्यक्ति को जो कल्पनाशील होते। कॉलिंस के द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके इसे तर्क के आधार पर, इसको एक प्रकार से फैक्ट के आधार पर करने का प्रयास किया गया। और ये कॉलिंस ने बताया कि कल्पना केवल उन्हीं व्यक्तियों को नहीं मिलती जिनको भगवान चाहते हैं, कल्पना अपने एक प्रकार से द्वारा होती है। और कल्पना एक नैसर्गिक प्रतिभा नहीं बल्कि कल्पना एक अर्जित प्रतिभा के रूप में एक प्रकार से प्रस्तुत किया किसने? कॉलिंस महोदय ने। यानी कॉलिंस कहते हैं कि कल्पना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कल्पना तर्क के आधार पर की जा सकती है, जबकि ये नहीं कि भाई कल्पना होती है तो होती है। ठीक है, इमेजिनेशन। तो ये कल्पना का सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए एक बात और यहीं पर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको जैसे कि हिंदी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, देखिए क्लास जो होगी वो आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी, तो क्लास को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मैंने एक ग्रुप बनाया है, जैसे एक ग्रुप एक प्रकार से आपके लिए, तो जिन छात्र छात्राओं को ग्रुप से ज्वाइन होना है, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे ज्वाइन होने के लिए एक प्रकार से आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। इसमें ये फैसिलिटी दी जाती है ग्रुप में कि आपके डाउट वगैरह जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। इसके साथ साथ आपको जो भी यूट्यूब पर लेक्चर्स आपको मिलते हैं, चाहे मॉडल पेपर और चाहे चैप्टर वाइज वीडियो, उनकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलती है। ठीक है, जैसे ये पीडीएफ नोट्स जो होगी मॉडल पेपर की, इसके अलावा और भी जो मॉडल पेपर आएंगे उनकी पीडीएफ नोट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो मिलती रहेगी। इसके अलावा परीक्षा के दौरान मैराथन क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, और कुछ वीडियोज़ जो होंगी जो प्राइवेट फॉर्म में अगर उपलब्ध करवाई जाएंगी तो वो भी आपको मिलती रहेंगी, केवल आपको दिखेंगी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट आपका, हिंदी, संस्कृत, मतलब हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ऐसे और भी सब्जेक्ट जो हैं उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जाएगी। तो पीडीएफ वगैरह उन सभी के मिलते रहेंगे। अगर आपको लेना है तो 91 61
936062 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करना है और जुड़ जाना है। 5th सेमेस्टर को लेकर के एक प्रकार से व्यवस्था करी गई है। तो 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ जो भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं वो अभी SMS करें 9161936062 और उसमें आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF वगैरह आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप जुड़ जाएँ, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। आप व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको ग्रुप मतलब PDF दे दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो भी क्लास होगी उनकी PDF आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस रखी गई ताकि हर कोई इसको एक प्रकार से ले सके और पढ़ सके आसानी से। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको लेना है तुरंत SMS करें 9161936062 पर। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, ये प्रश्न भी आपका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का ही है। चलिए समझते, प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उद्देश्य। अर्थ है उद्देश्य, स्पष्ट करें। मतलब ये कथन है कि प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, एम, यानी किस प्रयोजन से या किस उद्देश्य से, किस एम को ध्यान में रख करके एक प्रकार से जो है कोई भी चीज़ करी जाती है। तो प्रयोजन क्या होता है, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, स्पष्ट करें। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ उद्देश्य ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से होता है जो किसी कार्य से प्राप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव के प्रत्येक कर्म के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कोई ना कोई प्रयोजन या कोई ना कोई प्रयोजन या उद्देश्य जो होता है वो निहित होता है। कोई भी काम करते हैं तो बिना उद्देश्य के आप नहीं करते हैं। जब मानव का प्रत्येक कर्म मतलब कार्य जो होता है प्रयोजनों में से परिचालित होता है तो काव्य इससे परे कैसे हो सकता है, प्रश्न यहाँ उठता है। यानी कि कोई भी काम मनुष्य करता है तो बिना किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही करता है। कोई भी काम किया जाता है, आप पढ़ रहे हो तो आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको पास होना है, आपको आगे पढ़ना है, नौकरी लेनी है, इसलिए आप पढ़े। तो आपका एक उद्देश्य पहले से फिक्स है। आप कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करते। यहाँ तक कि कोई मूर्ख व्यक्ति भी बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, काव्य प्रणयन में कवि के जो उद्देश्य रहते हैं, यानी काव्य को लिखते समय जो कवि जिन उद्देश्यों से काव्य को लिखता है वही काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। ठीक है, अतः काव्य प्रयोजन का तात्पर्य कवि के किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना की गई है वही होता है। यानी किस लिए काव्य लिखा गया है वही उसका काव्य प्रयोजन होता है। कोई काव्य किस उद्देश्य से लिखा गया है यह ग्रंथकार ग्रंथ आरंभ से में ही बता देता है। यानी ग्रंथ को लिखने में या ग्रंथ लिखने से पहले ही जो कवि होता है या जो लेखक होता है वो पहले से डिसाइड कर लेता है, पहले से बता देता है कि भाई हमने इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये काव्य लिखा है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतन, तो मतलब कि इसके अलावा आगे लिखते हैं कि जो है ये जो रचना लिखी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि स्वांतः सुखाय, मैंने इसको स्वांतः सुखाय के लिए रामचरितमानस का सृजन किया है। यानी जब भी एक प्रकार से काव्य का उद्देश्य जो होता है, यानी काव्य क्यों लिखा गया है वही काव्य का प्रयोजन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिसमें पाठक में मतलब जिससे पाठक की रुचि जागृत होती है कि भाई इसको पढ़ने में से हमारा क्या फ़ायदा होगा। चूँकि उद्देश्य जब पहले कवि या लेखक बता देता है तो पाठक भी उसमें रुचि लेता है। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कहावत है कि प्रयोजनम बिना तो मंदो अपि ना प्रवर्तते, मतलब कि बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। यानी बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई काम नहीं करता। क्या कहा गया कि प्रयोजनम बिना तु मंदो अपि ना प्रवर्तते, मतलब कि जो मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है, जो मूढ़ होता है, जो डल होता है, जो एक प्रकार जिसके पास जो है एक प्रकार से जिसको क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम होता है, वह व्यक्ति भी कोई ना कोई काम जो करता है वो भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं करता, कुछ दिमाग में जरूर उसके चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार काव्य सो उद्देश्य पूर्ण रचना होती है। काव्य क्या है? उद्देश्य से रहित रचना होती है। उद्देश्य बिना उद्देश्य के काव्य का सृजन नहीं होता है। बिना उद्देश्य यानी प्रयोजन के काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। काव्य रचना के उपरांत प्राप्त फल या परिणाम काव्य का प्रयोजन होते हैं। काव्य प्रयोजन के विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, इसको हम बाद में चर्चा करते रहेंगे। आइए अब उसके बाद में हम समझने का प्रयास करते हैं औचित्य के बारे में। अच्छा, औचित्य के बारे में तो ये मैंने आपको बता दिया, औचित्य क्षेमेंद्र वाला तो ये तो हो ही गया आपका। ठीक है, चले इसको समझ लेते हैं फिर से। लघुत्तरी में ऐसे पूछेगा, औचित्य के मुख्य भेद। औचित्य के भेद, आचार्य क्षेमेंद्र के औचित्य की व्याप्ति पद से लेकर के प्रबंध तक है।
इन्होंने औचित्य के 28 भेदों का निर्धारण किया है एवं विश्लेषण किया है। निर्धारण करते समय इन्होंने काव्य के सूक्ष्म अवयव से लेकर के उसके विशालतम रूप को भी ध्यान में रखा, यानी कि महीन से महीन पॉइंट को भी छूटने नहीं दिया है आचार्य क्षेमेंद्र ने। ठीक है, भेद परस्पर निरपेक्ष या स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर के सूक्ति को महान नहीं बना सकते, अतः काव्य को महान बनाने के लिए इनका समन्वित प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी काव्य के एक प्रकार से औचित्य होते हैं, औचित्य जब कई औचित्य एक साथ मिलते हैं तभी एक प्रकार से जो है काव्य का सृजन होता है। तात्पर्य यह है कि औचित्य की स्थिति समष्टिगत है, व्यष्टिगत नहीं। समष्टि मतलब सभी को समाहित करने में चलने वाली है, एक व्यापक है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, या एक पॉइंट के यानी केवल वाक्यों से एक प्रकार से काव्य की रचना नहीं हो जाती। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कई भेद बताए हैं, आइए जानने का प्रयास। 28 भेद जो हैं वो इस तरीके से, पहला भेद है पद, दूसरा है वाक्य, तीसरा है प्रबंधार्थ, चौथा है गुण, पांचवा है अलंकार, छठा है रस, सातवां है क्रिया, आठवां है कारक, नौवां है लिंग, 10वां वचन, 11वां विशेषण और 12वां उपसर्ग, 13वां है आपका निपात, 14 है काल, 15 देश, 16 कुल, 17 व्रत, 18 तत्व, 19 सत्व, 20 नंबर पर है अभिप्राय, 21वां है आपका औचित्य स्वभाव, इसके अलावा 22 नंबर औचित्य है आपका सार संग्रह, फिर प्रतिभा 23 नंबर, अवस्था 24 नंबर, 25 नंबर विचार, 26 नंबर नाम और 27 आशीर्वाद और 28 अन्य काव्यांग जो होते हैं वो। यानी इस तरीके से 28 औचित्य होते हैं काव्य की। ये किसने बताया? आचार्य क्षेमेंद्र ने बताया, औचित्य संप्रदाय के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न समझिए, यथार्थवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं। यथार्थवादी साहित्य जो होता है, यथार्थ माने समझते हैं सत्य, यानी जो भी सत्यता पर आधारित होती जो है वही है, उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं करते ये लोग। देखिए, किसी रचना की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि इसे आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की श्रेणी में। आदर्शवाद ये है कि जो प्राचीन परंपरा को जो व्यक्ति फॉलो करके काव्य का सृजन करते थे। यथार्थवाद ये जो वर्तमान में चीज़ चल रही उसको वैसे ही बता दो। सामान्यतः एक यथार्थवादी रचना की निम्नांकित प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि निम्नवत हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यथार्थवादी रचना की पहली विशेषता लिख ले। यथार्थवादी रचना में वर्तमान का ही चित्रण अतीत और भविष्य की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि एक प्रकार से एक किसी विद्वान ने ही कहा है कि अतीत का एक प्रकार से शोक और भविष्य की चिंता जो करते हैं वो मूर्ख होते हैं। मतलब जो विद्वान होते हैं वो जो बीत गया उसका टेंशन नहीं लेते, मतलब जो बीत गया उसको लेकर के शोक नहीं मनाते, ठीक है, और जो आने वाला है उसको लेकर के चिंतित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति भूत और भविष्य में फंसा हुआ है वो अपना वर्तमान खो देता है। इसीलिए भूत और भविष्य इस पर ना ध्यान दें और वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जीने से एक प्रकार से आपका जीवन जो है सुख रहेगा। भविष्य में क्या होगा किसी ने देखा है? कल ही मर जाओ, क्या पता? किसी को पता है कि किसी दिन कितने दिन आप जियोगे? नहीं पता। इसीलिए वर्तमान जो है उसी को सुधारने में लग जाओ भाइयों। भविष्य और भूत के पीछे मत भागो। अगर भूत के पीछे भागोगे तो भूत आपको लपटिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए भूत का शोक मत मनाओ और ना भविष्य की चिंता करो कि हमारा शादी होगी तो उसके लिए अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर दे। बहुत सारे बच्चे करने शुरू कर दिए होंगे। लड़कियां खास करके ऐसा ज़्यादा करती हैं। लड़कियों को एक प्रकार से होता है कि हमारी शादी होगी तो हम जाएंगे, तो अभी से कुछ पैसे बचाना इकट्ठा कर दें। तो वो अपना वो जो होता नहीं कि बैग वोग बनाए रहती हैं उसमें रखे रहती तमाम पैसे इधर उधर से बचा करके, पापा ने कोई दिया, कोई भाई ने दिया हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा अभी से बचाना शुरू कर दे ताकि भविष्य के लिए, ठीक है, बहुत एक प्रकार से बचाने में माहिर होती हैं लड़कियाँ, पैसे बचाने के मामले में। बड़ा बढ़िया बात होती है, क्योंकि अगर एक स्त्री या एक लड़की जो है पैसा बचाने में ना एक प्रकार से वो हो तो एक प्रकार से घर जो होगा कहीं ना कहीं पे वो उतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। और यथार्थवादी रचना में वर्तमान का चित्रण अतीत माने जो बीत गया और भविष्य जो आने वाला है उसकी अपेक्षा वर्तमान में एक प्रकार से वर्तमान का चित्रण ज़्यादा होता, अतीत और भविष्य का कम। यथार्थवादी है ये दूसरी विशेषता। यथार्थवादी इस समस्या में नहीं पड़ता है कि क्या होना चाहिए, अपितु वह जीवन क्या है का उत्तर प्रदान करने का प्रयास करता है। जीवन क्या है, क्या सिचुएशन इस समय है वर्तमान में, उसी पर फोकस करता है। क्या होना चाहिए इस पर फोकस नहीं करता। तीसरी बात, जीवन की असंगतियों, कटुताओं एवं विषमताओं का चित्रण यथार्थवादी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी कि जीवन की असंगतियां हैं, जो कटुता है, जो विषमता है, जिसका चित्रण आदर्शवादी साहित्यकार करने से डरते हैं, वो चीज़ एक प्रकार से यथार्थवादी साहित्यकार लिख देते हैं।
इसके अलावा यथार्थवादी द्वारा समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा आदर्शवादी द्वारा उसका समाधान भी किया जाता है। किसका? जो एक प्रकार से जो समस्या होती वर्तमान की, उस समस्या को बताने के साथ साथ उस समस्या का समाधान जो एक प्रकार से होता है उसको भी किया जाता है। आदर्शवादी के द्वारा क्या होता है? उसका समाधान किया जाता है, मतलब यथार्थवादी के द्वारा समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा आदर्शवादी के द्वारा उसका समाधान भी किया जाता है और यथार्थवादी भी करता है। यथार्थवाद में व्यक्तिकता की प्रधानता होती है, जबकि आदर्शवाद में सामाजिकता की प्रधानता होती है। ये बात भी ध्यान रखें, ये अंतर भी लिख सकते हैं आदर्शवाद और यथार्थवाद में। यथार्थवाद क्या होती है? उसमें व्यक्तिगत चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। आदर्शवाद सामाजिक जीवन में क्या चल रहा है इसकी बात करता है। अगला विशेषता है कि मानव पर परिस्थितियों के प्रभाव के विषय में उल्लेख यथार्थवादी रचना में होता है, जबकि आदर्शवादी रचना में यह उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार मानव उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये एक प्रकार से अंतर भी लिख सकते हैं और विशेषताएं भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यथार्थवाद की ओर हम बात करें तो यथार्थवादी साहित्य के अंतर्गत रौद्र रस, श्रृंगार रस और विभत्स रस की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में होती है, जबकि अगर आदर्शवादी साहित्य की अगर बात की जाए तो आदर्शवादी साहित्य में करुण रस, वीर रस और शांत रस की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर अंतर आपको, या आदर्शवाद की विशेषताएं भी, आदर्शवादी साहित्य की विशेषताएं भी आपको देखने को मिल रही हैं कि आदर्शवादी साहित्य के अंतर्गत करुण, वीर और शांत रस की प्रधानता होती है, 3 रस प्रधान होते हैं, जबकि यथार्थवादी साहित्य में क्या होता है? रौद्र, श्रृंगार और विभत्स रस की प्रधानता होती है, जो जैसा है वैसा बता देते हैं। इसके अलावा यथार्थवादी साहित्य की शैली में स्वाभाविकता होती है, व्यंग्यात्मकता होती है, ये ज़्यादा मात्रा में स्वाभाविकता और व्यंग्यात्मकता ज़्यादा होती है, जबकि आदर्शवादी शैली में शिथिलता होती है, कोमलता होती है और काल्पनिकता इसमें एक प्रकार से ज़्यादा मात्रा में होती है। ये एक प्रकार से यथार्थवादी और आदर्शवादी साहित्य में अंतर भी लिख सकते हैं और विशेषताएं पूछी जाएँ तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न आपका अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन से, 4था नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का या लघु उत्तरीय का। नई कहानी की विकास यात्रा कब से शुरू हुई? ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने रखा है। देखिए, नई कहानी की विकास यात्रा जो शुरू हुई है, नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के 6ठे दशक में प्रारंभ हुई है। सन 1955 ईस्वी में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी। मतलब जो परंपरागत कहानियों की विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं से परे या उन विशेषताओं से इतर तमाम प्रकार की विशेषताओं को धारण करने वाली कहानियाँ 1955 के बाद या 1960 के बाद आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। कथ्य और टेक्निक दोनों की दृष्टियों से बाद में इन कहानियों को सन 1955 से 1956 के आसपास नई कविता के तर्ज पर नई कहानी कहा जाने लगा, क्योंकि नई कविता का विकास भी 1954 के बाद शुरू हो गया था और 1960 तक चला। उसके बाद में साठोत्तरी कविता आ गई, लेकिन जो नई कहानी का दौर है 1955-56 के दौरान शुरू हुआ, चूँकि नई कविता के तर्ज पर ही। ठीक है, नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी से चित्रित किया गया तथा वह काल्पनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होने पर भी अपने पास, मतलब अपने आसपास की जीवन की कहानी दिखती थी। जैसे कि ग्रामीण अंचल की कहानियाँ आपको खूब मिलेंगी यहाँ पर, यानी कि जो कहानियाँ एक प्रकार से जो प्राचीन लोग थे वो लिखने से डरते थे, केवल राजा महाराजा की कहानियाँ ही होती थीं, उन कहानियों को एक प्रकार से आकर के यहाँ पर आप देखिए यथार्थ का नग्न चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा, यानी जो भी है उसको एक प्रकार से उसी धरातल पर लिख देना, एक प्रकार से बिना डरे, बिना कुछ उसमें लाग लपेटे, वो होती थी यथार्थवादी कहानियाँ या नई कहानियाँ। दूसरी नगर बोध की कहानियाँ होती थी, नगर के बारे में जानकारी की कहानियाँ। यथार्थ बोध की कहानियाँ होती थी, जो सत्य है उसी को लिख देते थे। यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि नई कहानी में ना केवल जो है एक प्रकार से यथार्थ का नग्न चित्रण किया गया, बल्कि यहाँ पर जो यौन समस्याएं थीं, सेक्स से रिलेटेड जो एक प्रकार से समस्याएं थीं, उन पर भी खुल करके लोग लिखने लगे, क्योंकि इससे पहले इस पर एक प्रकार से उतना अच्छे तरीके से लोग नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन यौन समस्याओं को लेकर के एक प्रकार से कहानियाँ यहाँ पर भी लिखी जाने लगीं और व्यंग प्रधान कहानी यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में किसी भी मुद्दे को लेकर के, कोई भी एक प्रकार से कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन पर, किसी पर, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हों, उन पर व्यंग के तर्ज पर कहानियाँ लिखी जानी शुरू हो गई यहाँ पर। ठीक है, 6ठे दशक के आरंभ में यानी 1960 के आसपास या उसके शुरुआत में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों को विशेष रूप से आकृष्ट किया। ग्रामीण अंचल मतलब कि जो गांव की कहानियां हैं उसी को। आंचलिक कहानीकार बेसिकली हैं फणीश्वरनाथ रेणु सबसे बड़े। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी, मतलब पंच परमेश्वर बोल रहा हूँ, पंचलाइट कहानी या अन्य कहानियाँ लिखी उन्होंने। ठीक है,
तो इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु इनका नाम प्रमुख है, जो कि आंचलिक कहानीकार हैं। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आंचलिक कहानीकारों के नाम बताएं, तो आंचलिक कहानीकार ऐसे कहानीकार जो कि गांव से संबंधित या गंवई परिवेश के बारे में लिखते हैं, वही एक प्रकार से आंचलिक कहानीकार कहे जाते हैं। शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय और फणीश्वरनाथ रेणु इनके नाम प्रमुख हैं। इन कहानियों में गाँव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरी है। अपरम मतलब आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतज़ार है जैसी कहानियाँ शिव प्रसाद सिंह की संकलनों से प्राप्त हुई। तो वही मार्कंडेय जी ने महुए का पेड़ नाम की कहानी लिखी, भूदान की नाम की कहानी, हंसा जाए अकेला, माही, ये सब कहानियाँ लिखी। ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में आंचलिकता तो एकदम से उभर करके सामने ही आ गई। इनकी जैसे लाल पान की बेगम कहानी आप पढ़ लें, या तीसरी कसम उर्फ मारेगे गुलफाम, पंचलाइट, ये सब कहानियाँ एकदम से गंवई परिवेश की है। पंचलाइट ये आप कहानी तो पढ़े ही होंगे, तीसरी कसम आपके पाठ्यक्रम में 3rd सेमेस्टर में बीए के संकलित थी, तीसरी कसम उर्फ मारेगे गुलफाम, जिसमें हीरामन और हीराबाई होते हैं। और 3 कसम खाता है हीरामन जो होता है। हीरामन एक काला चिट्ठा 45-46 साल का एक लड़का होता है, जो एक प्रकार से जो है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, बैलगाड़ी चलाता है। एक बार नेपाल में पकड़ा गया है तस्करी में। ठीक है। एक बार बैलगाड़ी पर बांस लादा था, वो बांस जाकर किसी की साहब की गाड़ी में लग गई, उसका शीशा टूट गया, फिर गाड़ी छोड़ करके भागा ये। तो 2 बार कसम खा कि अब मैं बांस नहीं लादूंगा, और दूसरी कसम खाया कि मैं तस्करी नहीं करूंगा अब जो है, ठीक है, मतलब तस्करी नहीं करूंगा, कहीं से कोई मतलब ऐसे माल नहीं ला दूंगा जो भी एक प्रकार से गैर कानूनी हो। अब तीसरी कसम खाता है जब हीराबाई को एक प्रकार से बैठाता है अपनी रिक्शा में, और रात में या फिर दिन में एक प्रकार से वो पूरा का पूरा बैलगाड़ी में चलाता है, और हीराबाई से बातचीत करते करते प्रेम हो जाता है इसको, और हीराबाई भी इससे एक प्रकार से खुल करके बातचीत करती है। मतलब हीराबाई चूँकि देखने में सुंदर है, स्मार्ट है, ठीक है, जबकि ये एक प्रकार से उतना स्मार्ट नहीं, काला चिट्ठा है, 46 साल का है, काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन उससे एक प्रकार से हीराबाई बात करती है, उसके बाद में हीराबाई एक प्रकार से चली जाती है नौटंक मतलब नाचने के लिए, तो वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर तीसरी कसम में खाता है हीरामन कि अब जो है किसी नौटंकी वाले को अपने उसमें गड्डी में नहीं बैठाऊंगा। ठीक है। तो ये 3 कसम है, ये कसम और गंवई परिवेश की चीज़ें हैं। ठीक है। जो है घटिया मऊआर इनका गीत वगैरह इसमें गाते हैं, दोनों लोग बैलगाड़ी में चलते हैं, जैसे चंदन और गुंजा उस मूवी में चलते हैं, क्या नाम है उसका, नदिया के पार, कि कौने दिशा में लेके चला ले बटोहिया। ऐसे हीरामन और हीराबाई जो है गाना गाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले अगला क्वेश्चन, चलो भाई प्यार से बाहर निकल आओ, आप सब आओ यहाँ इधर पढ़ो। रस क्या होता है? रस के भेद बताएं। रस के 9 प्रकार होते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने 9 ही रस माने हैं। ये 9 रस इस प्रकार से हैं: श्रृंगार रस पहला, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, 5वां वीर रस, 6ठा भयानक रस, 7वां विभत्स रस, 8वां अद्भुत रस और 9वां शांत रस। प्रत्येक रस की निष्पत्ति में अनुभव मतलब अनुभाव, विभाव और संचारी भावों का संयोग होता है। देखें, किसी भी रस की परिभाषा आपको देने के लिए हो तो उसमें अस्थाई भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर एक रस का एक अस्थाई भाव होता है। जैसे कि श्रृंगार रस का मतलब जैसे शोक रस, मतलब शोक रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। अस्थाई भाव मतलब कि जो विद्यमान रहता है शरीर में हमेशा विद्यमान रहता है, अस्थाई भाव। तो शोक नामक अस्थाई भाव, करुण रस की परिभाषा कैसे देंगे? शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से मिलकर के एक प्रकार से निष्पत्ति करता है किसकी? करुण रस की। करुण रस की एक प्रकार से विशेषता कि अरे शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करें बिलाप अनेक प्रकारा, परे भूमि तल बारहि बारा। मतलब राजा दशरथ की मृत्यु के बाद में महारानियों का ये हाल है, विलाप कर रही हैं, भूमि पर गिर गिर करके चूड़ी पटक पटक करके रो रही हैं। यहाँ पर शोक रस, यहाँ पर शोक अस्थाई भाव है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से यहाँ पर पुष्टि होती है और करुण रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस से होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास। यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्टि जब होती है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। शीस पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शंकर भगवान, भोलेनाथ बाबा। तो ये होते हैं आपके भाव, रस।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो एक काव्य में रस का संचार सब शक्तियों से होता है। सब शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। यहाँ शब्दों का विशेष महत्व होता है शब्दों में। काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात का सूचक है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग, कवि आशय के अनुसार होता है। कवियों की वृत्तियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं है। देखना यह चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग कर जिन अभीष्ट अर्थों को रखना चाहा है उनमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। शब्द शक्ति अभिधा मतलब जो सीधे सीधे बात है उसको सीधे सीधे कहते हैं। लक्षणा और व्यंजना में थोड़ा सा घुमा फिरा करके बातें कही जाती हैं, वहाँ पर भावार्थ समझना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार होता है। अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण और अर्थ उसका बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्यों में किसी ने इस शक्ति को और किसी ने वृत्ति इसको कहा। इस तरीके से आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का भी प्रयोग इसके लिए किया। आचार्य विश्वनाथ जो एक प्रकार से विश्वनाथ बड़े फेमस विद्वान हैं, इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अभिधा, अभिधा मतलब जो सीधे सीधे बयां हो जाती हैं। लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति, जैसे कि आपने कहा कि 8 बज गए हैं, अब 8 बज गए हैं, एक विद्यार्थी समझेगा कि हमको स्कूल जाना है, एक वो समझेगा कि हमको करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लक्षणा व्यंजना हो गई। लक्षणा मतलब व्यंजना मतलब व्यंग किया जाए। लक्षणा मतलब क्या होता है कि भाई आप कहे कुछ और रहे हैं, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, प्रत्येक शब्द अर्थबोधक या अर्थव्यंजक हुआ करता है। काव्य भाषा के विवेचन में इन्हीं शब्दों की शक्तियों का मूल्य आंका जाता है कि इन शब्दों का बेसिकली अर्थ क्या है, कवि ने किन उद्देश्यों से इस पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है, ये आंका जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन थे, मतलब विवरण दीजिए। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक हिंदी में बेसिकली कौन थे। हिंदी साहित्य में आलोचकों में एक प्रकार से स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। देखिए, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी पहले एक प्रकार से प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचकों में इनका नाम आता है, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का। स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रतिनिधि आलोचक माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी, जिन्होंने छायावादी रचनाओं की आलोचना की। और वाजपेयी जी की हिंदी आलोचना की शुरुआत द्विवेदी युग से के उत्तरार्ध में। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, द्विवेदी युग के बाद। द्विवेदी युग का जो समय काल रहा है 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 का, यानी 1910 के बाद से आप देखेंगे कि द्विवेदी युग का उत्तरार्ध आएगा। तो उनकी आलोचना यहाँ से प्रारंभ होती है। उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृतियाँ में जो हैं वो सरस्वती पात्रिका में प्रकाशित होती थी। सरस्वती पात्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वहीं से इनकी जो रचनाएं होती थी आलोचना की वो प्रकाशित हुआ करती थी, छपती थी इन्हीं पाठ्यक्रम में। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा का मानना है कि वाजपेयी जी के द्वारा कलाकार के अंतर्मन की प्रकृति के आधार पर कलाकृति के सौंदर्य का अनुभूतिपूर्ण विश्लेषण किया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य आलोचना की पुरानी रीतियों को तोड़ा और पुरानी रीतियों को तोड़ करके एक नए सिरे से आलोचना को शुरू किया। उन्होंने हिंदी आलोचना से इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना या खूब विवरणात्मक शैली में बताना, उसको तोड़ा। प्रबंध काव्यवाद, मर्यादावाद, नैतिकवाद को पृथक करने का कार्य किया। ये सब एक प्रकार से अभी तक मिला जुला करके आलोचनाएं होती थी, इन सभी को अलग करने का काम किया। वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम का एक आलोचना ग्रंथ लिखा। जयशंकर प्रसाद पर आलोचना ग्रंथ लिखा। सूर संदर्भ की भूमिका लिखी। आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, नया साहित्य, नए प्रश्न जैसी समीक्षाएं एक प्रकार से लिखा, जो स्वच्छंदतावादी आलोचना एक प्रकार से प्रेरित है। यानी स्वच्छंदतावादी आलोचना एक प्रकार से महाकवि सूरदास, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये सब एक प्रकार से इन्होंने लिखा। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी अनुभव किया, जिसके प्रभाव के कारण वह भारतीय रसवाद की अलौकिकता को अस्वीकार करते हैं तथा काव्य में कला के आनंद को रस बताते हैं। उन्होंने छायावादी, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी कवियों का तथा उनकी कृतियों का भी आलोचना करी। यानी कि छायावाद से लेकर के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 1900 एक प्रकार से आप देखेंगे 10 के बाद से लेकर के 1900 लगभग जो है 1943-44 या 1954-55 तक एक प्रकार से जो आलोचना ग्रंथ हैं वो उन सभी कवियों के बारे में इन्होंने लिखा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, इसके बाद में अगले विद्वान हैं जो स्वच्छंदतावाद में जिनका नाम आता है, उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदतावादी आलोचकों में से हैं एक। डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदतावादी आलोचना परंपरा के अग्रणी आलोचकों में से एक है।
हंस नाम के एक प्रकार से निबंध में, हंस निबंध जो है 1937 में प्रकाशित हुआ। इस निबंध की रचना में आलोचना में प्रवेश करने वाले नगेंद्र जी ने काव्य की अंतर्मुखी साधना, मतलब इन्होंने हंस निबंध लिखा और निबंध में आलोचना भी लिखी, निबंध के अंतर्गत ही आलोचना करी। ठीक है, तो नगेंद्र जी काव्य की अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना और कलात्मकता के महत्व को उजागर करने का कार्य करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंद पंत में पंत के कवि भावों का सुंदर वर्णन किया। रीति, मतलब सुमित्रानंद पंत पर इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है नगेंद्र ने। ठीक है, रीति काव्य की भूमिका नाम का एक ग्रंथ लिखा इन्होंने, जो कि आलोचना ग्रंथ है। और देव, जो रीतिकाल के कवि हैं, महाकवि देव, उनकी कविता, जो मतलब देव और उनकी कविता नाम का एक आलोचना ग्रंथ लिखा 1946 में, जिसका प्रकाशन हुआ। उनकी व्यवहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की तरफ उन्मुखीकरण का पता चलता है इन रचनाओं से। डॉक्टर नगेंद्र मुख्यतः आधुनिक काल के आलोचक माने जाते हैं, परंतु उनके द्वारा मध्य युग के कवियों की आलोचना भी की गई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल आधुनिक कवियों पर ही एक प्रकार से फोकस किया, उन्होंने मध्यकाल के कवियों को भी एक प्रकार से अपना निशाना बनाया। उनकी व्यवहारिक आलोचना के उनके काव्यों, उनके उपन्यासों, नाटकों और रेखाचित्रों से भी प्रदर्शित होती है। उनके निबंधों पर सिगमंड फ्रायड का भी प्रभाव है। डॉक्टर नगेंद्र पर सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं, उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने, यानी नगेंद्र ने, रस सिद्धांत 1964 में एक रचना में रसों की आलोचना भी की है। उनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये बड़ी फेमस रचना इनकी है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, काव्य बिंब 1967 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक कविताओं, उपन्यासों और कहानियों की आलोचना की है। काव्य बिंब मतलब समझ रहे हैं ना, यानी काव्य लिखने के साथ ही साथ जो उसमें एक प्रकार से काव्य बिंब मतलब क्या होता है, परछाई जो होती है, यानी काव्य आप कर रहे हैं और काव्य पढ़ते वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो चित्र, वो छप जाए, वो प्रश्न छप जाएँ, वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। नई समीक्षा, नए संदर्भ 1970 में प्रकाशित रचना है। उन्होंने एक प्रकार से नैतिक मूल्यों के ह्रास, सांस्कृतिक संकट और आधुनिकता पर आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भारतीय रस, अलंकार जैसे तत्वों तथा आवेग, कल्पना, चिंतन, बिंब, अनुभूति जैसे पाश्चात्य सिद्धांतों के तत्वों पर भी विचारात्मक चिंतन किया। मतलब यहाँ तक कि वैश्विक स्तर के एक प्रकार से आलोचकों में से एक माने जा सकते हैं। अब वैश्विक जो एक प्रकार से तत्व थे आलोचना के, उन तत्वों को भी अपने एक प्रकार से आलोचनात्मक ग्रंथों में शामिल किया। भारतीय तथा पाश्चात्य आलोचना पद्धति की ओर लोगों को एक प्रकार से आकर्षित करने के साथ ही साथ छायावादी काव्य के सूक्ष्म सौंदर्य के महत्व को उजागर करने के लिए याद किया जाता है डॉक्टर नगेंद्र को। इसके बाद में प्रमुख स्वतंत्रतावादी आलोचकों में नाम आता है पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी का। शांति प्रिय द्विवेदी जी की अगर बात की जाए तो पंडित द्विवेदी स्वतंत्रतावादी आलोचना के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से छायावादी काव्य की ही आलोचना करी है। छायावाद की आलोचना करने में नाम आता है पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी का। उन्होंने काव्य को जीवन की प्रेरणा, यानी काव्य को जीवन का मोटिवेशन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। संवेदनशीलता उनके काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य रहा करती थी। ये मानते थे शांति प्रिय द्विवेदी जी की छायावादी काव्य के उद्भव और विकास में तत्कालीन परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छायावादी काव्य मतलब कि 1900 एक प्रकार से जो है 1917 या 1918 से शुरू होता है छायावाद, 1937 तक चलता है, उस दौरान के एक प्रकार से आलोचक रहे हैं, जिनमें गांधीवाद का उदय और प्रथम विश्व युद्ध प्रमुख रूप से दो घटनाएं शामिल थीं। उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम स्वरूप एक प्रकार छायावादी काव्य का उद्भव हुआ, ऐसा मानते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। उनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हमारे साहित्य निर्माता, 1932 में प्रकाशन हुआ इसका। कवि और काव्य नाम का एक ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ ही है, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी का, 1937 में प्रकाशन हुआ। साहित्यिकी नाम का ग्रंथ 1938 में। इतिहास के आलोक तथा छायावाद, ये तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे। उसके बाद में उनके दो प्रमुख निबंध हैं, जिनमें वर्तमान कविता के क्रमिक विकास तथा साहित्य के विकास पर वैयक्तिक चिंतन इन्होंने किया। तो इस तरीके से इन्होंने कई प्रकार के चीज़ों पर फोकस किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि सिद्धांत का विरोध किन किन विद्वानों ने किया। देखिए, ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के द्वारा इतने सबल और सशक्त तर्कों के आधार पर प्रतिष्ठित होने पर भी ध्वनि सिद्धांत को परवर्ती काल में, परवर्ती मतलब उसके बाद में जो समय आया, उसमें एक प्रकार से कई विरोधों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब कई विरोधियों का सामना, जैसे कि मुकुल भट्ट ने इसका विरोध किया।
तो जो परवर्ती काल के कई विद्वान हैं जिन्होंने विरोध किया आनंदवर्धन के सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत का, ठीक है। जैसे उनमें नाम आता है किसका, मुकुल भट्ट जी का नाम आता है, भट्ट नायक का, ठीक है। इसके अलावा धनंजय नाम के एक आचार्य थे, उनका, आचार्य कुंतक, ठीक है, महिम भट्ट, इन सभी का सामना करना पड़ा, खास करके इन सभी के विरोधों का सामना करना पड़ा आनंदवर्धन के सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत को, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। अगर बात करें आचार्य मुकुल भट्ट की, तो मुकुल भट्ट ने क्या कहा भाई, मुकुल भट्ट के एक प्रकार से विरोधों की अगर बात की जाए तो आचार्य मुकुल भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ अभिधावृत्ति मातृका नाम का एक ग्रंथ है जो कि मुकुल भट्ट का है, इसमें ध्वनि के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया कि ध्वनि एक प्रकार से अपने आप में स्वतंत्र तत्व नहीं है, एवं इसे लक्षणों के अंतर्गत समाहित कर दिया। ये एक लक्षण होता है काव्य का, बस एक स्वतंत्र तो नहीं होता। अतः इन्होंने एकमात्र अभिधा को ही शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अभिधा को 4 भेदों में बांटा। 4 भेद वो थे जैसे कि जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छा। इसमें खास करके मतलब इसमें ही लक्षणा के 6 भेदों को मिला करके अभिधा को 10 भेदों में विभाजित किया गया। और इस प्रकार स्पष्ट है कि मुकुल भट्ट अभिधा के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते, यानी केवल अभिधात्मक शक्ति जो है, सब शक्ति की बात करते हैं कौन, आचार्य मुकुल भट्ट। इसीलिए आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है वो इनकी दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसके अलावा आचार्य भट्टनायक की अगर बात की जाए तो आचार्य भट्टनायक कहते हैं रस के समर्थक थे। चूँकि आचार्य भट्टनायक रस के प्रणेता कौन है, आचार्य भरत मुनि, तो उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हैं एवं ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी रहे हैं, ठीक है। कौन, आचार्य भट्टनायक। इन्होंने अपने ग्रंथ हृदय दर्पण, यानी हृदय दर्पण जो कि एक प्रकार से अप्राप्य है, मतलब जिसके कुछ पुट मिले हैं कुछ नहीं मिले हैं, इसमें ध्वनि सिद्धांत का कड़ा विरोध किया गया। मीमांसक भट्टनायक भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्यातों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जिन्होंने आचार्य आनंदवर्धन का विरोध किया। हालांकि आनंदवर्धन का जो सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत है, वो एक प्रकार से तर्कों पर आधारित है और उन्होंने एक प्रकार से बड़ा विद्वता का परिचय दिया इसमें, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और गृह विज्ञान का मतलब पेपर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 और 4 मतलब 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, जिसमें सरफस, ऑर्नामेंटेशन एंड फैब्रिक्स आपको पढ़ना था। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।